जी गुड मॉर्निंग। कल छिटपुट बातें सीखी थी हमने लिवरेज में। पहली खास बात सीखी थी हमने पीवी रेशो। बताएंगे व्हाट इज पीवी रेशो? पीवी रेशो यानी कंट्रीब्यूशन रेशो। क्या है इसका फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। कोई इंटरप्रिटेशन है इसकी? अगर पीवी रेशो 60% है, इसका दूसरा मतलब है कुछ? वेरिएबल कॉस्ट रेशो 40%। 100 माइनस पीवी रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ठीक है। दूसरी बात हमने पढ़ी थी, अगर इनकम स्टेटमेंट बनाना हो, लेवरेज दिए हैं और इनकम स्टेटमेंट बनाना है, बहुत सिंपल है। क्या करें? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए और जो इंफॉर्मेशन पता है उसके अंदर फीड कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तीसरी बात फिर हमने देखी थी ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल यानी नो प्रॉफिट। लास्ट फिर देखा था हमने टर्नओवर रेशियोज अगर दिए हैं, अगर टर्नओवर रेशियोज दिए हैं, कोई बात नहीं, सेल्स हम निकाल सकते हैं। क्या था फॉर्मूला टर्नओवर रेशियोज का? टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स अपॉन टोटल एसेट। फिक्स्ड एसेट अगर दिया हो तो डिवाइड कर दीजिए सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट। तो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क थे, हो गए होंगे आई होप। हो गए? पूछना है कुछ? और क्वेश्चन 23 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पॉइंट कर लिया। तो सेकंड पॉइंट मैंने आपसे कहा था ट्राई करना, हो जाए बहुत अच्छी बात है, ना हो और अच्छी बात। कराया किसी ने? हुआ नहीं, मैं ही कराऊंगा। अब बताओ हो गया? अरे गुड, शाबाश। मैं करा देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं करा देता हूँ। आइए जरा वापस आइए क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए ऑलमोस्ट इस चैप्टर का तो लिवरेज का ही काम था, वो क्वेश्चन ने पूछ लिया, हमने कर भी दिया। सेकंड पॉइंट और ऐसे ही पूछ लिया उसने। देखिए क्या पूछा सेकंड पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पॉइंट, डिटरमाइन लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी। वो कह रहे हैं ईबीआईटी क्या होगा अगर ईपीएस, तीन आंसर है, 1 रुपए है ईपीएस, 3 रुपए है ईपीएस, या फिर 0 है ईपीएस। मतलब ईपीएस बता रहे हैं वो इतना है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि ईबीआईटी बताओ कितनी होगी। 3 सिचुएशन है, तो आंसर क्या निकालना है इस बार, ईपीएस या ईबीआईटी? कीजिए जरा स्टेटमेंट शोइंग ईबीआईटी, है ना, जो भी कैलकुलेशन करें वही नाम रख दीजिए। स्टेटमेंट शोइंग ईबीआईटी। ईपीएस 1 रुपए है, ईपीएस 3 रुपए है, ईपीएस 0 है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी माइनस टैक्स, व्हाट इज दिस? ईएटी, नंबर ऑफ शेयर। ये अगर ए है और ये बी है तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा? ए डिवाइड बाय बी। तो इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए पहले। मैंने सेल्स वगैरह क्यों नहीं ली? क्योंकि पूछा ही ईबीआईटी है, इससे पहले का बनाने से तो कोई लाभ ही नहीं है। क्यों सेल्स बनाए, क्यों कंट्रीब्यूशन निकाले, कोई जरूरत ही नहीं है। ये ईबीआईटी निकालना है आंसर बस। ठीक है बात? ईपीएस क्वेश्चन ने खुद बताया, ये 1 रुपए है, ये 3 रुपए है, ये 0 है। और देखिए फर्स्ट पॉइंट में कहीं लिखा था लास्ट में, जो रिक्वायरमेंट थी ना फर्स्ट पॉइंट, फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपए है और टोटल शेयर कैपिटल है 60,000 रुपए। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? यही बनाइए, 60,000 डिवाइड बाय 10। ये तो सेम रहेंगे 6,000, ये भी 6,000, ये भी 6,000। और कौन सी इंफॉर्मेशन है जो आपको पहले से पता है? इंटरेस्ट पता है हमें पहले से। इंटरेस्ट बैलेंस शीट में 80,000 रुपीज का लोन, 80,000 का 10%, और इंटरेस्ट की अमाउंट सेम होती है चेंज होती है? सेम होती है, 8,000। इतना तो कर ही सकते थे हम, इससे आगे हो सकता है दिक्कत आती, लेकिन यहां तक हम कर सकते थे। ठीक है बात?
टैक्स रेट बताइए कितना, ऊपर ही लिखा है फर्स्ट पॉइंट से पहले टैक्स रेट है 50%। यहां तक नोट कीजिए। क्या आप ईएटी बता सकते हैं मुझे? ईएटी बता सकते हैं आप? बोलो ईएटी कितना आएगा फर्स्ट पॉइंट में? ईएटी कितना आएगा? किसको 6000 से डिवाइड करूं कि आंसर 1 आए? 6000? अरे 6000 इंटू 1 कर दो, 6000 इंटू 3 कर दो, 6000 इंटू 0 कर दो। 6000 को 6000 से डिवाइड करोगे तभी तो 1 आएगा। फिर तो यहाँ डिवाइड कर दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 18, 0 आएगा। ईएटी निकालना तो बहुत आसान है। ये 6000 है आधा, 50% टैक्स है, यानी ये डबल होगा। इस 100 रुपये में से गए 50 रुपये, तभी तो 50 आए होंगे। इसका डबल कर दी, यानी कितना आएगा? 12000। और ये 36,000। जीरो का डबल भी 0 होता है। जीरो का डबल भी क्या होता है? 0। 50% टैक्स 6000, 18,000। मतलब ये पार्ट बिना मतलब पूछा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए मैथ्स का एक रूल होता है, मैथ्स का एक रूल समझ लीजिए पहले। अगर कोई कैलकुलेशन हम रिवर्स ऑर्डर में करें तो साइन भी रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स से मतलब 12, ये नॉर्मल 12,000 में से 6,000 लेस करें, लेकिन रिवर्स चलेंगे तो इस माइनस को क्या पढ़ेंगे अब? प्लस। 6,000 में माइनस नहीं करने, अब ये प्लस करने। अब यहां से यहां जाना है। 12,000 माइनस पढ़ो या प्लस पढ़ो? रिवर्स कर दो। अरे रिवर्स चल रहे हो ना, तो साइन भी तो रिवर्स हो जाएंगे। 12,000 प्लस 8,000 कितना होगा? 20,000। ये बताइए। और ये तो सेम आएगा। चेक कर लीजिए आंसर। इसका हालांकि इस चैप्टर से कोई लेना देना है नहीं, पूछ लिया बस ऐसे ही, ऐसे पूछ लेते हैं कभी कभी टाइम पास के लिए। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए आराम से। पूछना है बेटा टच बढ़िया, पक्की बात हो गया नोट। अच्छा, एग्जाम में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल दिया है, तो बैलेंस शीट मैच कर सकते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड का टोटल पता है और बैलेंस शीट बनानी है, एसेट साइड का टोटल नहीं पता, क्या करें? सेम ही तो होगा, सेम ही तो होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए से। क्वेश्चन नंबर 25, 24 होमवर्क है, बिल्कुल सेम है 23 की तरह। 24 इज होमवर्क, 25 मैं करा रहा हूं। और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, 23, 24, 25। एग्जाम में अगर लिवरेज चैप्टर से क्वेश्चन आया तो मुझे पूरी उम्मीद है यहीं से आएगा। और मजेदार बात, जो आएगा क्वेश्चन सेम ही आएगा, फिगर हाफ कर देते हैं वो या डबल कर देते हैं बस, क्योंकि कुछ नया पूछने के लिए बचा ही नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं आनी, कोई एक्ट नहीं है, तो वही सब पुराने कॉन्सेप्ट चल रहे हैं 25-30 साल पहले। फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ RST लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च आर गिवन। ऑपरेटिंग लिवरेज है, कंबाइंड लिवरेज है,
टैक्स रेट है, फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये कौन से वाली है, ऑपरेटिंग वाली है फाइनेंशियल वाली? ऑपरेटिंग है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। एक्सक्लूडिंग का मतलब इंटरेस्ट है या नहीं है? नहीं है, यानी ये केवल रेंट वाली है, ऑपरेटिंग लिवरेज वाली। सेल्स है, डिबेंचर है, और डिबेंचर है तो इंटरेस्ट यहां से निकाल लेंगे। इक्विटी शेयर्स है, सेल्स दी हुई है इस बार। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, पीवी रेशियो एंड ईपीएस। ईपीएस निकालने के लिए आपको इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही पड़ेगा। ईपीएस निकालने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। तो आइए जरा फटाफट फॉर्मेट बनाते हैं। क्वेश्चन 25, इनकम स्टेटमेंट, ये है ए पार्ट हम कर रहे हैं। फिगर लैक्स में है, लिख दीजिए आप। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी इंटरेस्ट, ईबीटी टैक्स, ईएटी सेल्स पता है 30 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट भी पता है 2.04, इंटरेस्ट भी हम निकाल सकते हैं 21.25 मल्टीप्लाइड बाय 12%, टैक्स रेट है 30%, बताइए इंटरेस्ट बताइए 2.55, बाकी तो कुछ भी नहीं पता है। कुछ पता निकाल सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग लिवरेज दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज भी दिया है, कितना है 1.4, फिक्स्ड कॉस्ट भी दी है। आइए वर्किंग नोट बना लेते हैं, लास्ट टाइम तो सीखा था। वर्किंग नोट नंबर 1, ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। लिख दो ऐसे भाई, कॉमन होनी चाहिए ना दो चीजें। ऑपरेटिंग लिवरेज है 1.4 कंट्री अपॉन कंट्री माइनस 2.04। तो एक बार कंट्रीब्यूशन आ जाए तो बात बन जाए 7 पॉइंट। ये भी कर ला है आप क्वेश्चन क्या? हाँ सब कर ला है। 7.14। लो जी, अब तो सारे आंसर आ जाएंगे इसी से। यहीं से सारे आंसर आ जाएंगे। मुझे वेरिएबल कॉस्ट बताइए कितना आएगा? ईबीआईटी 10, दिस इज 2.55। टैक्स बताइए कितना है 30% से? 0.7। ये बताइए 1.7। ठीक है बात।
टोटल शेयर कैपिटल 17 लाख है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है ना कितने हैं, 1.7 लाख। नोट कर लीजिए, 3 आंसर पूछे हैं। पीवी रेशो वो हमें पता है क्या है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ईपीएस है ना EAT डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंशियल लिवरेज है ना EBIT अपॉन EBT। तीनों आंसर आ गए। ये जरा सबसे पहले निकाल लेते हैं हम EPS, इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 1.785 डिवाइड बाय 1.7। ये कैसा है 1.7, आप यहीं करके दिखा सकते हैं। 17 डिवाइड बाय 10, 10 रुपए का है ना एक शेयर, 17 लाख रुपीज है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 1.7 लाख। तो बताइए EPS 1. ऐसे इस आंसर को ना हमेशा बॉक्स में डाल दें, इसका मतलब ये वर्किंग कंप्लीट हो गई हमारी। बॉक्स में डालने का मतलब है ये वर्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और क्या पूछा आपसे, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT अपॉन EBT, 5.1, 2.55 इट इज 2। और थर्ड आपसे पूछा है पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कितना है कंट्रीब्यूशन, 7.14 अपॉन 30 इंटू 100, 80 है बस। चेक कर लीजिए जी, तीनों आंसर आ गए हमारे पास, पीवी रेशियो, फाइनेंशियल लिवरेज, EPS। नोट कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। क्या निकाला आपने लास्ट में, पीसी क्या है, व्हाट इज पीसी, FC फाइनेंशियल लिवरेज बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से घूम रहे हो, PC FC कहाँ घूम रहे हो। अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है CA स्टूडेंट के लिए। हाँ ये हो जाता है ऐसा, नींद पूरी हुई नहीं, अब दिमाग कहाँ है, हम कहाँ हैं, कोर्स क्या है, हो जाता है ऐसा। तो अच्छी नींद लो बेटा, टेंशन मत लो। B पॉइंट, इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज एसेट टर्नओवर इज 1.5, अगर हमारे जैसी और कंपनीज में ना एसेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है, हमारे यहाँ कितना है पूछा है। डज इट हैव अ हाई और लो एसेट लिवरेज, मान लीजिए हमारे यहाँ 2 है, तुम कह देंगे भाई हमारे यहाँ ज़्यादा है, और हमारे यहाँ अगर 1 है तुम कह देंगे कम है। तो पहले एक काम करते हैं, हम अपनी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो निकाल लेते हैं। लेकिन जानते हैं दिक्कत क्या है, टोटल एसेट बताई नहीं, सेल्स तो पता है, एसेट नहीं पता, कैसे
हाँ, लाइबिलिटीज पता है, दो तो पता ही है, इक्विटी शेयर्स पता है और डिवेंचर्स पता है। तो मान लेंगे कि बस लाइबिलिटी साइड में दो ही चीजें हैं बस, और लाइबिलिटीज का टोटल किसके बराबर है? एसेट के बराबर। तो बी पॉइंट लिखिए जरा, फर्स्ट लाइन लिखिए बी पॉइंट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। फिर लिखिए नेक्स्ट लाइन में से, टोटल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? 21.25 प्लस 17 कितना है? 38.25। ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल एसेट। और आपसे क्या पूछा है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, सेल्स अपॉन टोटल एसेट। सेल्स है 30 डिवाइड बाय 38.25 पॉइंट। तो क्या है, ज्यादा है या कम है? कम है। और जगह कितना है? 1.5। हमारे यहाँ कितना है? पॉइंट। बस यही पूछा है, ये नहीं कहा कम होना अच्छा है ज्यादा होना अच्छा, कुछ नहीं पूछा। ऑल्दो हम पढ़ेंगे रेशियो वाले चैप्टर में डिटेल में, आपको कल ही बताया था। टर्नओवर रेशियोज की इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे हम, इसका क्या मतलब है, इसे देखकर किसी बिजनेस के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस अच्छा है बुरा है। टर्नओवर रेशियोज सेल्स बताते हैं बेसिकली, टर्नओवर का मतलब ही सेल्स होता है। तो यहाँ कम है, वहाँ ज्यादा है, यानी हमारी कंपनी बेकार है उसके मुकाबले इस पॉइंट में, यानी सेल्स जितनी होनी चाहिए उतनी सेल्स नहीं है। एसेट ज्यादा है उसके मुकाबले सेल्स कम है। जैसे बिंदल का शोरूम देखिए, मान लीजिए बिंदल का शोरूम 5 करोड़ का है और उसकी सेल भी 5 करोड़ है, यानी जितनी एसेट है उसके बराबर है, 1 है। टर्नओवर रेशियो कितना है? 1। उसी के बाहर एक और शॉप है, वो है 25 लाख की लेकिन सेल कर लेता है 50 लाख की। इसका मतलब जितनी एसेट है उससे डबल सेल कर लेता है, तो वो अच्छा है। तो वो अच्छा है, यानी वो दुकानदार उससे ज्यादा मेहनती है, उससे ज्यादा उसको बिजनेस की सेंस है। 5 करोड़ लगाकर 5 करोड़ की सेल कर रहा है, यानी टर्नओवर रेशियो 1। दूसरा छोटा दुकानदार 20 लाख लगाकर 50 लाख की सेल कर रहा है, यानी एसेट कम है सेल ज्यादा। तो वहां देख लेंगे हम, ये जितना भी टर्नओवर रेशियोज होते हैं जनरली हायर इज बेटर होते हैं, लेकिन पूछा नहीं है। तो लिखिए जरा इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखना भी है, खाली ये निकालने से थोड़ी कुछ होगा, मैंने बताया था आंसर पूरा करना है। लिखिए जरा, टर्नओवर रेशियो आरएसटी लिमिटेड इज आरएसटी लिमिटेड इज, कंपनी का नाम है ये, 0.78 which is lower than the industry average of 1.5, which is lower than the industry average of 1.5। इंडस्ट्री का एवरेज कितना बता रहे हो? 1.5 कह रहे हैं, तो उससे कम है हमारा। यानी अगर हम रैंकिंग दें तो हमारी रैंक खराब है बाकी कंपनीज के मुकाबले। बड़े आगे सी पॉइंट, फिर ऐसे काम चलाओ बैठ दिया इन्होंने। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, वो कह रहे हैं कितनी सेल्स होगी, ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी इक्वल टू 0। वो कह रहे हैं कितनी सेल्स पर ईबीटी 0 आ सकता है। हमें वो सेल्स बतानी है, ऐसी सेल्स जहां पर ईबीटी का आंसर कितना है? 0 है। इनकम स्टेटमेंट बना लीजिए, बनाइए। और सेल्स नहीं पता इस बार, कीजिए थर्ड पॉइंट, इनकम स्टेटमेंट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। ईबीटी हमें क्वेश्चन ने बता दिया है 0 है। इंटरेस्ट पहले से ही हमारे पास कितना आया था? 1 पॉइंट, कितना था इंटरेस्ट? 2.55। तो ये भी
2.55 आ जाएगा रिवर्स ऑर्डर में। चलो फिक्स्ड कॉस्ट भी पहले से पता है 2 रिवर्स ऑर्डर ये ऐसे चलना है, तो माइनस को क्या पढ़ेंगे प्लस, तो कितना होगा 4.59। अब कीजिए कैसे करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी तो है पहले से ही, कितनी है 22, वही रख दें या चेंज होगी? क्यों? क्योंकि सेल हमें पता ही नहीं क्या आएगी। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट सेल बढ़े या घटे पढ़ा था हमने पहले, और कॉस्टिंग में खूब डिटेल में पढ़ेंगे। कॉस्टिंग में हर चैप्टर में फिक्स्ड कॉस्ट का अहम रोल है, वहां सीखेंगे। इतना तो फाउंडेशन में सीखा था हमने। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो सेम रहे, प्रोडक्शन बढ़े घटे वो हमेशा आती है। जीरो लेवल पर भी जो कॉस्ट आती है वहां पढ़ा था ना हमने, दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल तो चेंज हो जाएगी, इट डिपेंड्स ऑन सेल्स वॉल्यूम। सेल्स ज्यादा है तो ज्यादा है, कम है तो कम, नहीं है तो नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट जीरो प्रोडक्शन पर नहीं आती। अब हमें तो पता नहीं सेल कितनी है, कैसे निकालें? है बहुत आसान, कौन बताएंगे? कैसे निकाले? हाँ जी सर, कंट्रीब्यूशन जितना है परसेंटेज निकाल ले, सेल से कितना परसेंट बैठ, उसका भी इतना ही परसेंट कंट्रीब्यूशन है। पीवी रेशियो निकाला था ना, फर्स्ट पॉइंट में निकाला था ना। पीवी रेशियो कितना था? 23.8 था शायद। पीवी रेशियो का दूसरा मतलब भी तो था वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, था ना वहां पर। कीजिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाइए। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। सेल्स पता है क्या? नहीं पता। किसे याद करें? क्रिश। किस रूप में आएगा? एक्स के रूप में आएगा। एक्स माइनस ये वेरिएबल कॉस्ट को ऐसे लिख दो 100% माइनस पीवी रेशियो। कल ही तो सीखा था, कल ही सीखा था हमने। तो कितना आएगा पीवी रेशियो? कितना था? 23.8%। कितना आया? 76.2%, यानी x का 76.2% इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन 4.59। लो जी x आ जाएगा, या डायरेक्ट भी कर सकते थे हम। x का 23.8% ही तो है ये। अरे 23.8 ही तो आ जाएगा वापस काट पीट कर। x का 23.8% कॉन्ट्रीब्यूशन है, x निकाल लीजिए। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कल सीखा था हमने इंटरप्रिटेशन। बताइए कितना आया आंसर? कितना बेटा? 7 80। कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे आप 80। सेल्स भी पूछा है, आंसर तो आ चुका, फिर भी वेरिएबल कॉस्ट लिख दीजिए। कितना आएगा डिफरेंस करके निकाल लो। पूछा नहीं, हालांकि आंसर आ गया हमारे पास, फिर भी इसे कंप्लीट कर लीजिए। कितना है? 14.7। बहुत इत्मीनान से कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में कभी भी। और याद रखना क्वेश्चन सेम आते हैं यहाँ पर, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। 99.99% चांस है कि क्वेश्चन सेम ही आएगा, कॉस्टिंग में भी और एफएम में भी। कोई नया स्कोप बनता ही नहीं है पूछने के लिए। क्यूए का पेपर इसीलिए रखा गया है फाउंडेशन में, है ना, बेसिक कैलकुलेशन हमें आती रहे, क्योंकि ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए, इसलिए क्यूए का पेपर रखा गया है।
क्वेश्चन 10 और होमवर्क है, सॉल्यूशन है वहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए आज का आखिरी टॉपिक और है छोटा सा। एक बार जरा फाइनेंशियल लिवरेज वाले कॉन्सेप्ट पर आइए। मैंने लिखवाया था फाइनेंशियल लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, और फिर लिखा था सेकेंड लाइन में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड। अब ये एंड क्या है, पढ़ो जरा फाइनेंशियल लिवरेज वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा नंबर था? 4 था। कॉन्सेप्ट 4 पर आइए। फाइनेंशियल लिवरेज अराइज ड्यू टू फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखवाया होगा मैंने। Yes, sir. फिर लिखवाया होगा मैंने फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्लूड इंटरेस्ट एंड। हाँ एंड तुम्हारा एंड क्या है, ये एंड आज सीखते हैं। लिखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखिए। इस एंड का मतलब देखते हैं अभी। कॉन्सेप्ट नंबर 10 लिखिए। प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फाइनेंशियल लिवरेज। प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फाइनेंशियल लिवरेज। प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फाइनेंशियल लिवरेज। प्रेफरेंस डिविडेंड एंड फाइनेंशियल लिवरेज समझ लीजिए पहले। बहुत ध्यान से समझिए, बहुत काम की चीज है। एक होता है डिबेंचर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। क्या फर्क है दोनों? डिवेंचर डिवेंचर है, प्रेफरेंस प्रेफरेंस, एक ही बात है कि अमिताभ बच्चन शाहरुख खान में क्या फर्क है? वो अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान है, इसमें क्या बात है? ये बोरोड फंड है, वो ऑनर्स फंड है। ओह, प्रेफरेंस ऑनर होते हैं, ओनर तो इक्विटी होते हैं, प्रेफरेंस कब से ऑनर होने लगे? दोनों ही बोरोड कैपिटल है। प्रेफरेंस मालिक थोड़ी है, मालिक होते तो ईपीएस में नहीं लेते ने। ईपीएस से तो पहले ने भगा दिया कि भागो, ईपीएस में रखा ही काम मैंने। ईपीएस के मामले में तो हमने लेस कर दिया था, और डिवाइड भी हमने केवल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ही रखा था, और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर ही रखा था। तो मालिक तो है नहीं। लोन है और वो कैपिटल है। एक फर्क है यहाँ, एक फर्क है। ऑल्दो सी इंस्टीट्यूट इसके खिलाफ है। हम लोगों ने गवर्नमेंट को बहुत बार लिखा है कि इसे सही कर लो, सही कर लो। क्यों? कि दोनों ही बॉरोड कैपिटल है। बस डिवेंचर पर हम लोग देते हैं इंटरेस्ट, इस पर हम लोग देते हैं डिविडेंड। वो दुनिया की सबसे मूर्ख कंपनी है जो प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। दुनिया में उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मैं भी प्रूव कर दूंगा। जो कंपनी प्रेफरेंस से पैसा रेज करती है उन्हें फाइनेंस की इतनी सी भी नॉलेज नहीं। क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूँ? डिवेंचर को क्या देते हैं हम? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस को क्या देते हैं हम? डिविडेंड। इंटरेस्ट अकाउंटिंग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, अबव द लाइन बिलो द लाइन पढ़ा? एक्सपेंसेस और एप्रोप्रिएशन। क्या फर्क है एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन में? एक्सपेंसेस अबव द लाइन है और एप्रोप्रिएशन बिलो। ऐसा कुछ पढ़ा है? नवील कह रहा क्या कह रहे हो सर? ये अबव द लाइन का मतलब नेट प्रॉफिट के बाद जो आती है चीजें, जैसे डिविडेंड दिया, ट्रांसफर टू जनरल, उसे एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट कहते हैं, उसे कहते हैं बिलो द लाइन। और कुछ खर्चे होते हैं जैसे रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, वो सब अबव द लाइन, यानी एप्रोप्रिएशन से पहले जो चार्ज होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है दैट इज नोन एज अबव द लाइन, और जो प्रॉफिट पे एप्रोप्रिएशन है दैट इज बिलो द लाइन। तो इससे हमें फर्क क्या पड़ना है? सर कुछ भी हो, अबव द लाइन हो, बिलो द लाइन, हमें क्या करना है? बहुत बड़ा फर्क, बहुत बड़ा फर्क है। ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझना। हर सब्जेक्ट में बात कम आएगी आप। रागा लिमिटेड, व्हाट इज रागा? राहुल गांधी। नमो लिमिटेड, व्हाट इज नमो? दो कंपनी है, बाय सेल टू एक्सपेंसेस,
सोनिया गांधी नहीं है, सर सोने की कंपनी है। अरे सोने की कंपनी है। आलू से सोना। यस सर। सेल 1 लाख है, ये भी 1 लाख है। कौन कंपनी अच्छी है? दोनों ही चाहिए। यस सर। एक्सपेंसेस 60,000 कौन अच्छी है? दोनों ही एक जैसे हैं। नेट प्रॉफिट 40,000, कितना है? 40,000, ऐसी है ना। यस सर। टैक्स रेट 50% है, तो दोनों को कितना कितना टैक्स देना पड़ेगा? इसे भी 20,000 देना पड़ा, उसे भी 20,000 देना पड़ा, ऐसे तो होगा। लेकिन इन महाशय ने लोन लिया हुआ है, लोन लेंगे तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने 10,000 रुपये का दिया इंटरेस्ट। पता है इंटरेस्ट देने से इन्हें खुशी मिलेगी या दुख होगा? दुख होगा। डेबिट साइड, डी फॉर डेबिट, डी फॉर दुख। ये दुख भरी साइड है हमारी। डेबिट साइड मतलब दुख भरा संसार है, पैसे जेब से जा रहा है, कितना दुख हो रहा है। और क्रेडिट साइड खुशियों वाली। तो इसे 10,000 रुपये का चूना लग गया। इसके प्रॉफिट कितने हैं? इसके कितने रह गए? 30 रह गए ना। इन दोनों के प्रॉफिट में कितने रुपए का फर्क है? 10 का है ना। देख लो ध्यान से, चेंज मत करना स्टेटमेंट। दोनों के प्रॉफिट में कितने रुपए का डिफरेंस है? 10,000 रुपए का फर्क है। किसकी वजह से है? इंटरेस्ट। लेकिन अब देखिए ध्यान से, ये नेट प्रॉफिट आ गया। बाय नेट प्रॉफिट 40,000 टू इनकम टैक्स कितने रुपए का टैक्स दिया? 20,000। अब जो प्रॉफिट बचे वो कितने बचे? 20,000। यहां देखिए, लेकिन नेट प्रॉफिट कितने बचे? 30। और यहां टैक्स देखिए 15,000। और प्रॉफिट अब कितने आए इसके पास? अब ध्यान से देखो, दोनों के प्रॉफिट इसके तो कम होने ही थे, ये कितने से कम हुए? 10,000 से होने चाहिए थे, लेकिन कितने से रह गए? ये तो 5 का ही गैप रह गया। हुआ क्या ये? क्योंकि इंटरेस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट एक चार्ज है। इनकम टैक्स वालों को पता है बात कि इस बेचारे के तो खर्चे हो गए, तो एक काम करो, इसकी इनकम घट गई, इसकी इनकम घट गई है तो इससे टैक्स भी कम मांगो। इसीलिए तो वहां टैक्स कितने का दिया हमने? 20,000 का। इसने टैक्स कितने का दिया? यानी इसने जैसे ही 10,000 रुपए के लोन पर इंटरेस्ट की पेमेंट करी, इसे दुख तो 10 का हुआ, लेकिन नेट दुख 10 का नहीं हुआ। 10 इस हाथ से दे रहा है, रो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से खुशी भी है क्या? कि 5,000 रुपए टैक्स की सेविंग भी हो जाएगी। इसने दुख में से सुख खोज लिया। समझ रहे आप बात? दुख कितने का है? 10,000। एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी चकनाचूर हो गई, वो करा रहे बड़ा दुख है, लेकिन उसे आधार इंश्योरेंस भी तो है। 4 लाख का दुख हुआ, 3.5 लाख इंश्योरेंस से आ गए, तो कितने का दुख मनाए? 50,000। सिर्फ 50,000 का। दुख में से क्या खोज लिया? सुख खोज लिया। ऐसे यहां देखिए, इंटरेस्ट प्रॉफिट के अगेंस्ट क्या है? चार्ज। यानी ये बात तो आप मानते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट 10% है और प्रेफरेंस डिविडेंड रेट भी, अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड अगर होता तो इनकम टैक्स इसे और इसे सेम ही देना होगा, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भैया ये खर्चा ही कहां है, इनकम टैक्स वाले उसे खर्च नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन है, वो चार्ज है ही कहां? डिविडेंड। वो कह रहे अच्छा डिविडेंड लिख दिया आपने वर्ड, डिविडेंड तो जैसे आपने कहा मालिकों को दिया जाता है, इनकम टैक्स भी कंफ्यूज है आज तक। इनकम टैक्स ने कहा ये तो मालिक है, ये तो एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है ही नहीं। हम इसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में 1 पैसे की छूट नहीं देंगे आपको। तो मुझे बताइए 10% डिविडेंड दूं या 10% इंटरेस्ट दूं एज अ कंपनी? मुझे क्या अच्छा है? इंटरेस्ट। इसलिए मैं कह रहा हूं जिसे
प्रेफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं, उस कंपनी को फाइनेंस की इतनी सी भी नॉलेज नहीं। और मजेदार बात सुनिए, ये तो हुई इनकम टैक्स की स्टोरी। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने नहीं दिया, मान लीजिए लॉस में चल रहे हैं आप, भूल गए, इंटरेस्ट भी भूल गए आप, डिविडेंड भी भूल, इंटरेस्ट भूल गए कोई दिक्कत नहीं, साल 2 साल आपको कुछ नहीं कहेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपने इन्हें छेड़ा तो ये छोड़ेंगे नहीं। 3 हफ्ते में ही ये मालिक की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। इक्विटी वाले से कहेंगे खड़ा हो चलो, अब मालिक हम हैं। कंपनी एक्ट ने पावर दे रखी है कि अगर आपके डिविडेंड में डिले करेंगे तो आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल मालिकों की तरह मिलेगा। आप कंपनी में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। कितना खतरनाक है, इनसे तो पंगा ले ही नहीं सकते। डिबेंचर से करे तू वहीं बैठा रहे, कोई बात नहीं, नाराज हो बोलता रहे, हमारा क्या बिगाड़े, देखें बाद में सुलटेंगे तुझे। तीसरी खास बात, यहां भी बात नहीं रुकती। नाम क्या है इनका? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। घर में जब हवन होता है, पूजा होती है, तो गणेश जी को प्रायोरिटी मिलती है, सबसे पहली पूजा अर्चना उन्हीं की होती है। कंपनी के गणेश जी प्रेफरेंस हैं। कल को डिविडेंड देंगे मालिकों को तो कहेंगे मालिक से तू पीछे हट भाई, पहले नंबर मेरा है। डिविडेंड बांटने में इक्विटी वालों से पहले इन्हें मिलेगा, इक्विटी को मिले ना मिले इन्हें प्रायोरिटी है। तीसरा नुकसान, डिवेंचर वालों के साथ ऐसा नहीं है। चौथा नुकसान, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन भी करने में मौत है। रिडेम्पशन करने में बहुत सारे कानून लग जाते हैं। कभी तो रिडेम्पशन होगा इनका, लोन ही तो है 10 साल 20 साल, लिमिट है तो इससे ज्यादा साल के लिए इशू नहीं करो। उसमें भी जब इशू करोगे, ये है आपके फाउंडेशन में प्रेफरेंस? अच्छा इंटर में आ गया, अच्छा पढ़ रहे हो? अरे तो बोलो भाई, फिर क्या करते हैं? प्रेफरेंस का रिडेम्पशन होता तो कितनी दिक्कत है। वो कह रहे हैं या तो सीआरआर बनाओ, और सीआरआर से भी बोनस ही दोगे, ये नहीं कि उससे बाजार में जाकर शॉपिंग कराओ। नहीं करोगे तो नहीं शेयर इशू करो। अरे मैं तो फंस गया, मैंने प्रेफरेंस इशू करके तो आफत मोल ली। शेयर इशू करूंगा, नहीं करूंगा, सीआरआर इशू करो, सीआरआर से भी बोनस ही दूंगा, यानी थक हार कर वो पैसा ब्लॉक हो गया मेरा। डिवेंचर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेट कर दो, पेमेंट दे दो तो वो आपको भूल जाएगा, आप उसे भूल जाओ, याद करने की जरूरत नहीं। इनकम टैक्स वाले भी कह रहे हैं अरे भाई साहब बहुत अच्छे आदमी, बैठो, इंटरेस्ट दिया है तो बेचारा दुखी आदमी है, इसका टैक्स कम कर दो। प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहा, कह रहे तो मालिक है, इससे थोड़ी हम टैक्स कम करेंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने का नुकसान ही नुकसान है, एक पैसे का फायदा नहीं। फिर भी सीए इंस्टीट्यूट बहुत बार लिख चुका है कि भैया इसे बंद कर दो। कुछ लोगों को पता ही नहीं, बेचारों को, वो फंस जाते हैं इसमें। गवर्नमेंट बंद ही नहीं कर रही, गवर्नमेंट कह रही हमें मजा आता है, टैक्स भी तो कम जाता है। वो कह रहे हमारा टैक्स बिना मतलब, यहाँ देखो ना टैक्स का बेनिफिट ले लिया, कह रहे हमें 20-20 हज़ार टैक्स मिलता तो हमें फायदा होता। गवर्नमेंट कह रही ऐसे चलने, तुम शोर मत बचाओ, शांत रहो, जो चल रहा है चलने में, इस बात को यहीं दबा दो फाइलों में। अरे ये लड़का है बढ़िया हीरो, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट के लिए बात है, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है पढ़ो, कोई बात नहीं, हमें तो टैक्स की कमाई होने दो। सीए कह रहा चलो होने दो, कल को कंपनी रोती भी आएगी तो हम उसे बताएंगे सर ये क्या कर दिया आपने, उसकी हमें कंसल्टेंसी चार्ज मिल जाएगा। कोई गलती ही नहीं करेगा तो हम उसे कंसल्टेंसी ही क्यों लेगा, समझ रहे हैं आप बात। तो खैर इसे देते हैं हम इंटरेस्ट, इसे क्या देते हैं हम डिविडेंड। इसीलिए इनकम स्टेटमेंट में देखो प्रेफरेंस डिविडेंड हमने कहाँ से लेस करा है, टैक्स के पहले या टैक्स के बाद? टैक्स के बाद लेस करा, ईएटी के बाद। और इंटरेस्ट कहाँ से लेस करा है? टैक्स से पहले, ईबीआईटी में से ही लेस कर दिया, जो प्रॉफिट बचा उसमें से टैक्स दिया हमने। टैक्स देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड देने से इनकम टैक्स कुछ आपको रियायत नहीं देने वाला। अभी पढ़ेंगे इनकम टैक्स में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे पीजीबीपी, वहां पर आएगी ये बात। तो अगर आपको पैसा चाहिए ही, एक्सपेंशन करनी है, नई फैक्ट्री डालनी है, तो लोन लें या प्रेफरेंस? लोन, प्रेफरेंस कहना अपराध है, पाप है,
इस रूम में बैठकर प्रेफरेंस शेयर्स के गुणगान करना, बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान की तारीफ कर दी आपने, देशद्रोह। तो प्रेफरेंस शेयर्स तो बिल्कुल अपराध है, फिर भी क्वेश्चन कह रहा है, कहने दो कि हमने प्रेफरेंस शुगर है भैया, तुम गलत करो, ठीक है, हमें तो आंसर देना है। नोट कीजिए जरा, ऐसे नोट कीजिए। अभी तो एक चीज गवर्नमेंट ने इस साल खत्म कर दी, वरना एक और 5 ही दिक्कत भी थी, वो सबसे खतरनाक थी, वो इस साल खत्म हो गई। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 1 लाख कंपनी दे तो टैक्स का तो बेनिफिट मिला ही नहीं, मिला नहीं ना। गवर्नमेंट कह रही थी इनसे 18% टैक्स और उल्टा ले लो। 1 लाख का डिविडेंड दिया ना, कह रहे ये बड़ा पैसे वाला है, इससे 18% और टैक्स लो। इंटरेस्ट दे रहा, कह रहे तो बेचारा दुखी आदमी है, इसे क्या, इसका टैक्स भी माफ कर दो, ये तो दुखी आदमी, बेचारा लाचार आदमी है, गरीब आदमी। प्रेफरेंस दे रहा है, ये तो अमीर आदमी है, इसे कुछ रियायत मत दो, और उल्टा 18% टैक्स और फिर भी कंपनी वाले मूर्ख प्रेफरेंस इशू कर देते हैं। ये तो बेसिक बात आप सी इंटर में सीख रहे हैं, बताओ। अब कंपनी में तो कोई सीईओ होंगे ना, कोई फाइनेंस मैनेजर भी होंगे वहाँ पर, फिर भी मूर्खता कर देते हैं। मूर्ख हैं लोग, क्या करें। लिखिए जरा फर्स्ट पॉइंट में। Reduce from EBIT. है बेटा, हाँ। अरे जिसमें प्रेफरेंसेस का वाइंड अप हो ही जाता है, वो कंपनी बचेगी कहाँ, उसमें कुछ बचे, वो सब चूस जाते हैं, सारा पैसा सब प्रेफरेंस ले जाते हैं, भाग जाते हैं लेकर। इक्विटी वाले कहते हैं मर गए, क्यों इशू करे भाई, जब इतनी समस्याएं हैं। ये तो आपने पढ़ी है अकाउंट्स में, उसे इशू करके तो अकाउंटेंट भी मर जाता है, कह रहा मैं क्या एंट्री पास करूँ, कभी CRR बनाओ, कभी नए इशू लाओ, ये करो, वो प्रीमियम की अलग है, वहाँ पर प्रीमियम पर इशू नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग बात। CRR का भी लिमिटेड यूज है कि बोनस ही दोगे, वो भी फुल्ली पेड अप, ये बात ध्यान रखना वहाँ पर, पार्टली पेड अप भी, मतलब हर चीज में झंझट है, फिर भी लोग इशू कर देते हैं, समझ नहीं आता क्यों करते हैं। तो उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ जिसमें प्रेफरेंस, और जाते हुए समझा दो, समझ रहे हैं कि मूर्ख हो गया तुम, हमें रखो ना, नहीं भगाएंगे, कंपनी को समझा जाती है तो वो नहीं भगाते। रिड्यूस फ्रॉम, देखिए बड़े बड़े लोगों से बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट की नहीं पढ़ा हमने, बिग पेन लिमिटेड, स्मॉल पेन लिमिटेड, वो मैनेजर ही डांट रहा है उसे, CEO डांट रहा है उसे, MD कह रहा हम बेकार है, दूसरी कंपनी अच्छी है, अरे नहीं, मूर्खता वाली बात है। उसे ये नहीं पता लिवरेज खाने पीने की चीज़ नहीं है भैया, पिज़्ज़ा बर्गर नहीं है, ये दूर खतरनाक चीज़, इससे दूर रहोगे ना, नहीं इससे तो मजा आएगा, गले मिलकर आना, लिवरेज से तो गले नहीं मिले बहुत दिन हो गए भाई साहब। अब उसे नहीं पता क्या करें, तो ऐसी ये प्रेफरेंस है, खतरनाकता में। इसीलिए यूरोप में वहाँ इंटरेस्ट डिविडेंड बोलते हैं, वो होशियार है, वो कूपन बोलते हैं इसे। इनकम टैक्स वाले कहते दिमाग लगाओ क्या दिया हमने, यहाँ वाले तो फंस जाएंगे, यहाँ तो डिविडेंड लिखते हैं वो इनकम टैक्स वाले, टूट पड़ते हैं, अगर तुम्हें तो कोई डिस्काउंट नहीं और उल्टा 18% दो। यूरोप वाले होशियार है, उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, कूपन। इंटरेस्ट भी कूपन है, डिविडेंड भी कूपन है, मतलब जो भी पेमेंट करते हैं हम पैसे पर, वो दोनों को कूपन कहते हैं, कूपन पेमेंट। अब इनकम टैक्स वाले वहाँ ही लग जाते हैं, कह रहे कूपन इंटरेस्ट वाला है, तो वहाँ बच जाते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, क्योंकि नाम अलग अलग है, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट है। अगर प्रेफरेंस में डिविडेंड को इंटरेस्ट ही कर दें तो है जी, अगर डिविडेंड को भी इंटरेस्ट कर दें, ऑडिटर ना बैठा, ऑडिटर चाचा का क्या काम है, यही तो काम है उसका, ऑडिटर का काम यही तो है। आपने कुछ मक्कारी तो नहीं कर रखी, गवर्नमेंट का टैक्स, देखिए टैक्स की चोरी के लिए तो ऐसा कर रहे होंगे आप, फिर ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ने गलत रिपोर्ट दे दी, उसे जेल हो जाएगी। तो ऑडिट इसलिए हर कंपनी का ऑडिट कराना मैंडेटरी है बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कराना ही कराना पड़ेगा। छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, मोटी कंपनी, पतली कंपनी, सेल हो ना हो, प्रॉफिट कमाया नहीं कमाया,
हमें तो चढ़ावा चढ़ाना ही पड़ेगा। बिना सीए के साइन करे गवर्नमेंट मानती नहीं उसे, कहती फ्रॉड कंपनी। तो ये सब चीज़ें जांच में पकड़ी जाती हैं फिर। ठीक है बात। रिड्यूस फ्रॉम ईबीआईटी, रिड्यूस फ्रॉम ईएटी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज वहां लिख लीजिए प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो तो कह रहे हैं प्रॉफिट का बंटवारा है। इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं प्रॉफिट का बंटवारा, तो खर्ची कहाँ है? जब खर्च नहीं है तो किस बात का टैक्स रियायत करें आप? इसलिए वहां टैक्स के कंप्लायंस ज़्यादा हार्श है। ठीक है बात। क्यों सीखी हमने बातें हमने क्यों ही सीखी है बातें? इसका एक बात तो तय है, किताबों में क्या लिखा है छोड़िए। हम एफएम में या इकोनॉमिक्स में हमने बहुत सारी बातें की रियल वाली, इम्प्लिसिट को हमने कॉस्ट मान लिया। गुप्ता जी क्या कहते हैं, अमित सर क्या कहते हैं कि इम्प्लिसिट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एंट्री होती नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं किताबों को मानो बोली भाई, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ, वहाँ क्या चलता है। प्रेफरेंस इनकम टैक्स क्या कह रहा है छोड़िए, खर्चा है ना या प्रॉफिट का बंटवारा है? बंटवारा है, खर्चा है? खर्चा है। एंड में लिखो आगे उसमें, वो जो एंड रह गया था ना वहाँ पर डेफिनेशन में, कॉन्सेप्ट 4 सेकंड पॉइंट, क्या लिखोगे एंड में बताओ? प्रेफरेंस डिविडेंड, वेरी गुड, शाबाश। एंड प्रेफरेंस डिविडेंड लिख दिया। लेकिन इसे लिखने से एक नई समस्या आ गई हमारे सामने। जानते हैं नई समस्या क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस, अब एक नई समस्या देखो क्या है। जब भी फॉर्मूला बनाते हैं तो बेस सेम होना चाहिए। हमने मिलर और मॉडल में देखा था कि कैश वेरिएंस अगर डेली है तो इंटरेस्ट रेट भी डेली होना चाहिए। ईबीआईटी बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है? बिफोर टैक्स। ये बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट कहाँ से लेस हुआ? बिफोर टैक्स। ये कहाँ से लेस हुआ? मिसमैच नहीं हो गया? एक बंगाली बोल रहा है, एक तमिल बोल रहा है, कैसे बात करें दोनों? तो दिक्कत की बात है, दोनों की कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी। ये भी बिफोर टैक्स, ये भी बिफोर टैक्स, ये भी बिफोर टैक्स, ये कैसा है? अब दो तरीके हैं इसे, ये आफ्टर टैक्स है, इसे आफ्टर टैक्स बना लें, कुछ जुगाड़ लगा कर, हिंदुस्तानी है, कर सकते हैं। इसे आफ्टर टैक्स, इसे आफ्टर टैक्स, मेहनत ज़्यादा है। बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, इसे क्या करें? आफ्टर टैक्स बना लो। आप लोग जानते हैं हम लोग कम मेहनत करना चाहते हैं, रिवॉर्ड्स ज़्यादा चाहते हैं, तो सबको आफ्टर टैक्स बनाने से बेहतर क्या है? प्रेफरेंस को क्या बना लें? बिफोर टैक्स बना लें। लिखे नेक्स्ट पॉइंट। मैं लिखवाऊंगा बेटा, ऐसे नहीं लिखना, मैं लिखवा रहा हूँ। नेक्स्ट में लिखे फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन, बिल्कुल ऐसे लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है। और इसे दूसरे कलर के पेन से ऐसे काट देना, दूसरे कलर के पेन से, और ऐसे काटना दिख जाए। कुछ होनहार बच्चे मैं देखता हूँ वो उसकी जड़ ही खत्म कर देते हैं, अरे सर ने तो कहा ऐसे काटो, मतलब ऐसा काटो दिखता है, जड़ नहीं खत्म करनी है उसकी। और वहां लिख लो ऐसे प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हमको पूछे आपसे? क्योंकि मिसमैच हो रहे हैं ना सब चीजें, सब बिफोर टैक्स है, एकमात्र चीज है आफ्टर टैक्स, तो क्यों ना इसे भी हम जुगाड़ कर कर बिफोर टैक्स बना ले। कर सकते हैं ना? नेक्स्ट में लिखे सो ये वहां नहीं लिखना था बेटा, कहाँ लिख रहे हो तुम? वो तो एंड के बाद बस वापस आना था वहीं। हाँ, अब ये वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। यहीं आ जाओ।
So if preference dividend is given, so if preference dividend is given, then firstly calculate pre-tax preference dividend. Firstly calculate pre-tax preference dividend. आप निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट वन लिखे, नेक्स्ट वन लिखे। प्री-टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस टैक्स इज इक्वल टू, लिख सकते हैं ऐसे फॉर्मूला। प्री टैक्स में से अगर मैं टैक्स घटा दूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड ही तो बचेगा। ठीक है बात। नेक्स्ट वन लिखे, नेक्स्ट वन लिखे। इफ इनकम टैक्स रेट इज 50% एंड 10% preference share worth rupees and 10% preference share worth rupees 5 lakh, then calculate 5 lakh, 10% preference share capital worth rupees 5 lakh, then calculate pre-tax preference dividend, then calculate pre-tax preference डिविडेंड। लो जी फॉर्मूला लिखिए पहले। क्रिश को याद कीजिए, x माइनस एक्स का 50%, ये बिफोर टैक्स है ना, इसका आधा तो गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। प्रेफरेंस डिविडेंड 5 लाख रुपए पर कितने परसेंट से है? 10% से है। यानी मैं ऐसा लिख दूं 0.5x इज इक्वल टू 50,000, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपए हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, 2 मिनट लगा लीजिए। छोटा सा डिस्कशन और करना है, चैप्टर समाप्ति की तरफ है अभी। ये 1 लाख है क्या? है क्या 1 लाख? देखिए मुझे प्रेफरेंस को 50,000 देने के लिए 1 लाख कमाना पड़ेगा। 1 लाख कमाऊंगा, 50,000 गवर्नमेंट छीन लेगी टैक्स के नाम का, कितने बचे? 50,000, तब जाकर प्रेफरेंस को दे पाऊंगा मैं। इंटरेस्ट 1 लाख देना है तो कमाऊं कितना? 1 लाख। एक कमाऊंगा, एक का एक दे दूंगा, क्योंकि टैक्स तो उसके बाद देना है ना। प्रेफरेंस में ऐसा नहीं है। प्रेफरेंस को 50,000 देने के लिए मुझे कितना पैसा कमाना पड़ेगा? 1 लाख कमाना पड़ेगा, डबल। इसलिए मैं कहता हूं प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी इशू करती है उसे फाइनेंस की 0.001% भी नॉलेज नहीं है। क्यों? देखिए जरा ध्यान से, मैं ऐसे कह रहा हूं ईबीटी माइनस टैक्स, ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये है इक्विटी शेयर होल्डर प्रॉफिट, मान लीजिए 0 है, और मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देना है 50,000 रुपये, तो ये 50,000 होगा। टैक्स रेट 50% है। तो मुझे बताइए, मुझे सिर्फ इन्हीं के लिए कमाना था इस साल। मालिकों ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, इन्हीं दे देना। कितने देने ने? 50,000। इन्हें 50 देने के लिए मुझे कितने रुपए कमाने पड़ेंगे? 50% है ना, तो इसके बराबर ही टैक्स देना पड़ेगा 50%। तो ये कितना हो जाएगा? मैं अगर 1 लाख कमाऊंगा, यानी मुझे वास्तव में प्रेफरेंस की वजह से 50,000 का नुकसान नहीं हुआ। कितने का नुकसान हुआ? ज्यादा का। इंटरेस्ट वालों से फायदा है, दुख में सुख खोजते हैं। इंटरेस्ट देंगे तो टैक्स की अमाउंट बढ़ेगी नहीं,
घट जाएगी, हाँ और बढ़ रही है। 50 देने के, यानी ऐसा समझिए डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट अगर 10% है तो मुझे 5% पड़ा, आधा तो टैक्स बच गया। लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 10% है वो 20 पड़ा, तो कंपैरिजन देख रहे हैं 5% वर्सेस 20%। और फिर भी मूर्ख कंपनी है ऐसी जो प्रेफरेंस शेयर इशू कर देती है, 4 गुने का फर्क हो गया। इंटरेस्ट की कॉस्ट तो आधी रह गई, प्रेफरेंस की कॉस्ट डबल हो गई, और डबल में भी 18% और ऐड कर देते हैं वो तो इस साल बख्श दी गवर्नमेंट ने। बहुत साल चला, 20 सालों से चल रहा था प्रोविजन, इसी साल खत्म हुआ है। अब डिविडेंड पर टैक्स गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, वरना इस 50,000 में 18% टैक्स और देना होता था, तब जाकर वो 50,000। और गवर्नमेंट ने कहा है उन्हें बाद में दोगे, प्रेफरेंस को बाद में दोगे, पहले इनकम टैक्स पे करना, चालान दिखाना में, तब प्रेफरेंस को दे पाओगे, वरना उन्हें दे नहीं सकते आप। पहले टैक्स की पेमेंट करना मैंडेटरी था, वो प्रोविजन फिलहाल हट गए। ठीक है जी, नेक्स्ट वन लिखिए। अच्छा, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? 2 फॉर्मूले हैं उसके, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। ध्यान रखना, ईबीटी का मतलब अगर प्रेफरेंस है तो ईबीटी का मतलब हो गया ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड। या एक और तरीका है, कंबाइंड लिवरेज का प्रेफरेंस के केस में एक ही फॉर्मूला यूज करो बस, ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल, बस वो ज़्यादा आसान पड़ेगा, वरना याद करते फिर कोई फायदा नहीं। तो लिख लीजिए, इस बात को मैं लिखवा देता हूँ। In case of preference dividend, in case of preference dividend, combined leverage, in case of preference dividend, comma, combined leverage should be calculated only by using following formula. Combined leverage should be calculating only को बॉक्स में डाल दीजिए, only by using following formula। क्या होगा फॉर्मूला? कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल। क्योंकि दूसरे फार्मूले में फिर से दिक्कत है, फिर ईबीटी का मतलब क्या हो जाएगा वहाँ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्री टैक्स, वो फिर झंझट का काम है। एक ही फार्मूला यूज करना है फिर प्रेफरेंस का। ऑल्दो प्रेफरेंस डिविडेंड पिछले 20 सालों से नहीं आया, यानी 40 अटेम्प्ट हो चुके हैं, प्रेफरेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है बेवकूफ़ी भरा कॉन्सेप्ट है, कभी भी हट सकता है, तो इसलिए वो ऐसी चीज़ सिखाते नहीं है। बट स्टिल कोर्स में है, करना तो पड़ेगा, क्या करें। फाइनेंशियल लिवरेज में भी वो हट जाएगा, ईबीटी में तो हाँ चेंज तो करा दिया बेटा मैंने। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला देखो मैंने क्या लिखा है, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, ईबीआईटी अपॉन, मैंने ईबीटी को चेंज कर दिया। ईबीटी की जगह क्या लिख दिया हमने, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, तो ईबीटी था ही, माइनस प्री टैक्स और कर दिया। आइए क्वेश्चन समझते हैं, क्लियर हो जाएंगी बातें। क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर, आज का आखिरी है, कल है क्लास। पिछले 8 महीने से संडे चल रहे हैं, मार्च से और क्या है, छुट्टियां तो चल रही हैं। 16 कैलकुलेट ऑल दी 3 लिवरेज ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग डेटा। 3 लिवरेज तीनों निकालने हैं, सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट भी है, और देखिए खतरनाक लोग आ गए हैं। 75,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 10% वाले, टैक्स रेट कितने हैं 50%। पहला वर्किंग नोट एक बना लीजिए, क्या है प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, सबसे पहले ये निकालिए, वर्किंग नोट 1 बनाइए। फर्स्ट वर्किंग नोट फॉर्मूला लिखिए पहले, दिस इज x माइनस x का 50% इज इक्वल टू 75,000 का 10%, x इज इक्वल टू 15,000। 7500 रुपये देने के लिए 15 कमाने पड़ेंगे, तब जाकर प्रेफरेंस से पीछा छूटेगा।
इनकम स्टेटमेंट आपको आता है बनाना, झटपट बना लीजिए। इनकम स्टेटमेंट हटा दो इसे, नोट कर लीजिए आराम से। टैक्स की क्लास सही रहेगा, टैक्स की क्लास, अरे टैक्स की क्लास कल सही रही थी, कल थी ना टैक्स का क्लास? क्योंकि उन सर को आप जानते नहीं थे ना, फाउंडेशन में वो नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ सी इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT माइनस इंटरेस्ट। इससे आगे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिवरेज तो पूछे हैं, EPS PPS क्यों निकाले। सेल्स 1 लाख, VC 34% यानी 1 लाख का 34%, 66,000। फिक्स कॉस्ट 6,000, 60,000, 15,000, 45,000 है। सिंपल है। कुछ बुक्स में ऐसा भी किया हुआ है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ, वो माइनस यहीं से कर देते हैं, प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000 और EBT फिर आ जाएगा 30,000। लेकिन EBT तो यही है, वो तो हमने जुगाड़ कर दी, तो इसलिए इनकम स्टेटमेंट में मतलब टेक्निकली तो ये सही है, लेकिन हाँ आंसर मिलाने के लिए वो भी कर सकते हैं आप। कुछ बुक्स में क्या करते हैं वो लोग, वो क्या करते हैं यहीं से लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट माइनस यहीं प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड 15,000 माइनस करा तो वो EBT 45 ना लेकर कितनी ले लेते हैं 30,000। हम भी 30 लेंगे लेकिन हम उसे EBT नहीं कहते, बस टेक्निकली वो EBT है भी नहीं, EBT तो यही है। आंसर उससे भी और इससे भी सेम आए, तो कुछ कर लेते हैं ऐसे, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा फेवर में हूँ नहीं इसके, बट स्टिल मैंने तरीका आपको बता दिया। ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कितना आया 1.1। फाइनेंशियल लिवरेज 60,000 अपॉन 60,000 माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। और कंबाइंड लिवरेज मैंने कहा था फॉर्मूला चेंज कर दीजिए, 1.1 इंटू 2 दैट इज 2.2। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और अच्छी बात है अभी अकाउंट्स में पढ़ रहे हैं आप तो और बेटर क्लैरिटी आएगी आपको। तो कुछ बुक वाले देखें क्या करते हैं, इसी आंसर को और सिंपल कर सकते हैं, यहीं से माइनस कर देते हैं वो प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड कितना 15 और वो इसे EBT कह देते हैं, रिवाइज EBT के नाम से। कितना है ये 30,000। हमारा भी 30 ही आ रहा है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। इसे EBIT ना बोलकर क्या बोल दीजिए आप, रिवाइज EBT, ये भी एक तरीका है, दोनों ठीक है, एक्सेप्टेबल है। तो लो जी एक छोटा सा टॉपिक रह गया, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे उसे। फिलहाल होमवर्क लिख लीजिए क्योंकि कल का ऑफ है, तो क्वेश्चन 15 कर लीजिए आप, 17 18 सेम क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए बस। 15 17 18 बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, कोई भी नई बात नहीं, बस इन तीनों क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड होगा और आया नहीं है एग्जाम में। पिछले 40 अटेम्प्ट का तो रिकॉर्ड मेरे पास है, आया नहीं है वहाँ से, बट स्टिल
ये लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। आज तक नहीं आया तो क्या आएगा, एक सोच तो ये आज तक नहीं आया अब जरूर आएगा, एक सोच ये भी है। तो आसान है, प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट्स में तो पढ़ना ही है, पीछा तो छोड़ेगा नहीं हमारा, जब पढ़ना है तो ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए यहीं तक।